दोस्तों ये स्टोरी का 48वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। रूहान की गोद में एक लड़की को देखकर रिचा को जोर का झटका धीरे से लगा। अचानक उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। रूहान की नजर भी रिचा पर ही थी। वह उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। रचित दोनों को बाहर से आते देखकर उनके पास गया और बोला, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? फिर रूहान की बाहों में बेहोश पड़ी झील को देखकर पूछा, यह कौन है? रूहान ने रचित की बातों को इग्नोर कर कहा, हाथ आगे कर। रूहान के बोलने पर रचित ने अपने हाथ आगे कर दिए। रूहान ने झील को उसकी गोद में डाल दिया और कहा, डॉक्टर है ना, तो जा इसका ट्रीटमेंट कर। बोलते हुए रूहान दूसरी तरफ चला गया जहां रिचा गुस्से में पैर पटकते हुए गई थी। इधर रचित अपनी बाहों में बेहोश पड़ी झील को देखते हुए कहा, डॉक्टर नहीं हूं मैं, आई एम आ हार्ट सर्जन। कौन है यह लड़की और यह मुझे क्यों देखकर चला गया? रचित ने मुंह बनाते हुए कहा और विला में ही बने मिनी हॉस्पिटल की तरफ चला गया। इंग्लैंड में कनिष्का को विवान के जाने की खबर मिल गई थी। इसी गुस्से में एक बार फिर उसने अपने रूम में तोड़-फोड़ मचा दी थी। कुछ गार्ड कनिष्का को यह सब करते देखकर जोरावर को कनिष्का के बारे में बता रहे थे। जोरावर कनिष्का के रूम में आया तो उसने देखा कनिष्का रो रही है और चीजों को इधर-उधर फेंक रही है। जोरावर ने कनिष्का को पकड़ उसे बेड पर बैठाते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रहा है? डैड, दिस नॉट फेयर। आप विवान को फिर से इंडिया कैसे भेज सकते हैं? बेटा वह काम से गया है, वहाँ काम होते ही वह वापस आ जाएगा। नहीं डैड नहीं, अगर वह वापस नहीं आया तो और वह लड़की भी तो वहाँ है। वह उससे फिर से मिला तो वह उससे तब मिलेगा ना जब वह जिंदा रहेगी। जोरावर की बात पर कनिष्का ने जोरावर को सवालिया नजरों से देखा। जोरावर ने पूरी बात बताते हुए कहा, हाँ वह जिंदा नहीं रहेगी, विवान ने तो उससे चालाकी से यहाँ से भेज दिया, पर वहां उसके होते हुए भी वह नहीं बचा पाएगा। कोबरा को मैंने उसके साथ इसलिए भेजा है ताकि वह कमिश्नर की बेटी को मारकर उस कमिश्नर को सबक सिखा सके। जोरावर की बात सुनकर कनिष्का ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, पर डैड अगर इस बार फोन वापस नहीं आया तो? यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? उसका है ही कौन हमारे सिवा? बचपन से हमारे साथ रहा है, अब कहाँ जाएगा? जोरावर ने कनिष्का को समझाते हुए कनिष्का ने मन ही मन खुद से कहा, पर इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है विवान वापस नहीं आएगा, वह मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। दिल्ली में एक ऊंची बिल्डिंग के मिडिल फ्लोर के फ्लैट में एक लेडी जिसकी उम्र मध्यम वर्ग की थी, वह हाथों में एक फोटो फ्रेम लिए उसे देख रही थी। आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर उस फोटो फ्रेम पर गई। उस फोटो फ्रेम में 3 लोग थे, एक कपल और उसकी गोद में एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 2 साल की थी। वह उस फोटो को देखते हुए 18 साल पुरानी यादों में खो गई। श्रेया बेटा तेज नहीं चलना, गिर जाओगी, स्वाति श्रेया को रोकते हुए कहा। श्रेया राहुल और स्वाति की बेटी है, उनकी छोटी सी एंजल। स्वाति श्रेया को लेकर चिल्ड्रन पार्क आई थी। स्वाति एक साइड में खड़ी श्रेया को बच्चों के साथ खेलते हुए देख रही थी। श्रेया को ऐसे राहुल खेलते हुए देखता तो कितना खुश होते। स्वाति ने श्रेया को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा और फोन निकालकर श्रेया की वीडियो बनाने लगी। तभी उसे किसी को कॉल आया। स्वाति कॉल रिसीव कर बात करने लगी। बात करते हुए भी स्वाति की नजर श्रेया पर ही थी। बात करने के बाद स्वाति ने उसके पास ही खड़ी लेडी से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी बेटी का थोड़ी देर ध्यान रख सकती हैं? एक्चुअली आई नीड टू गो। उस लेडी के हाँ कहने पर स्वाति श्रेया को एक नजर देकर वॉशरूम चली गई। इधर श्रेया सभी बच्चों के साथ खेल रही थी। स्वाति जब वॉशरूम में हैंड वॉश कर रही थी तभी उसने कुछ फील किया। उसे ऐसे लगा जैसे भूकंप आया हो। टीवी पर अनाउंसमेंट सुनते ही स्वाति निश्चित हो गई, उसने जो फील किया वह भूकंप के झटके ही थे। स्वाति जल्दी से वॉशरूम से निकलकर गार्डन में गई। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसे श्रेया कहीं नहीं दिख रही थी और ना ही वह लेडी उसे कहीं दिख रही थी जिसके भरोसे स्वाति श्रेया को छोड़कर वॉशरूम गई थी। सब लोग गार्डन से बाहर जा रहे थे। वह गार्डन इतना बड़ा था, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग थे। स्वाति श्रेया का नाम लेते हुए उसे हर जगह ढूंढ रही थी, पर उसे श्रेया कहीं नहीं मिली। गार्ड्स गार्डन को खाली जो करवा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती स्वाति को भी गार्डन से बाहर निकाल दिया।
स्वाति रोती रही पर उसकी कोई नहीं सुन रहा था। उसने रोते हुए राहुल को कॉल किया और उससे सब बता दिया। राहुल 2 घंटे के अंदर दिल्ली वापस आ गया। स्वाति अपने घर आ गई थी और लिविंग रूम में बैठी रो रही थी। जैसे ही उसकी नज़र राहुल पर गई, स्वाति राहुल के गले लग गई और जोर जोर से श्रेया का नाम लेकर रोने लगी। क्या तुमने पुलिस स्टेशन? राहुल ने मुश्किल से खुद शांत रख स्वाति को चुप करवाते हुए पूछा। स्वाति ने रोते हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। राहुल ने अपने सभी आदमियों को श्रेया को ढूंढने में लगा दिया पर श्रेया का कुछ पता नहीं चला। 1 महीना बीत गया पर कहीं से श्रेया की कोई खबर नहीं मिली। 1 महीने में राहुल और स्वाति के बीच भी दूरियां आने लगी। वह दोनों अलग अलग रूम में सोने लगे। स्वाति समझ रही थी राहुल उससे नाराज है क्योंकि उसकी लापरवाही से उसने श्रेया को खो दिया। तभी एक दिन राहुल ने स्वाति के आगे कुछ पेपर रखते हुए कहा, इस पर साइन कर दो। राहुल की बात सुनकर स्वाति ने हैरानी से राहुल को देखा, फिर पेपर्स को पढ़ने लगी। पढ़ते हुए स्वाति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने राहुल को आंसू भरी आंखों से देखा जो मुंह फेरे खड़ा था। आप मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं? मुश्किल से यह शब्द स्वाति के मुंह से निकले। हाँ, क्योंकि हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। वह कड़ी जिसने हम दोनों को जोड़ रखा था, तुम्हारी लापरवाही से मैंने उसे खो दिया और अब मैं तुम्हें और साथ नहीं रखना चाहता। राहुल के यह शब्द जैसे स्वाति के कान में चुभ रहे थे। आई एम सॉरी, जानती हूँ यह मेरी गलती। हम दोनों मिलकर श्रेया को ढूंढ लेंगे, पर तुम यह मत करो। हम फिर से एक परिवार की तरह रहेंगे, स्वाति ने राहुल से कहा था। अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, 1 महीना हो गया है पर श्रेया को हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। अब तो उसके मिलने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटी को खोया है। राहुल ने बिना स्वाति की तरफ देखे कहा। डाइवोर्स पेपर को उसके हाथ में पकड़ाते हुए आगे कहा, इस पर साइन कर, मुझे फ्री करो। मैं एक पल भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। राहुल के इन शब्दों ने स्वाति को पूरी तरह तोड़ दिया। वह पेपर्स पकड़े हुए फर्श पर धड़ाम से बैठ गई। स्वाति 18 साल पुरानी यादों से बाहर आई। उसके हाथ में अभी भी वही फ्रेम था और आंखों में आंसू। स्वाति की तरह ही कहीं बहुत दूर एक शख्स और था जिसके हाथ में भी सेम वही फ्रेम था और उसकी आंखों में भी आंसू थे। राहुल ने उस फ्रेम को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तुम मुझसे नफरत करो, मुझसे दूर रहो। इसलिए तो सालों पहले मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था। अपनी बेटी को तो मैं खो चुका था पर तुम्हें नहीं खो सकता था। अगर मुझसे दूर रहकर तुम जिंदा रहोगी, सेव रहोगी, तो मैं तुम्हें हमेशा खुद से दूर ही रखूंगा, कभी तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा। राहुल ने तस्वीर रखकर ड्रॉर खोलकर उसमें रखे पेपर्स को निकाला। यह डाइवोर्स पेपर थी जिस पर स्वाति के साइन हो रखे थे, पर आज भी राहुल ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए थे। अभी राहुल उन पेपर्स को देख रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉल अर्पित की थी। राहुल ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, मना किया था ना तुझे कॉल करने से, फिर क्यों किया? अर्पित ने राहुल की बात को इग्नोर कर कहा, राहुल आई थिंक अब हमें सच सबको बता देना चाहिए। भूल से भी या भूल मत करना, खतरा अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में यह सब बाहर आएगा तो तुझे क्या लगता है रुद्राक्ष शांत बैठेगा? वह हर मुमकिन कोशिश करेगा उन्हें मारने की। राहुल की बात को बीच में काटते हुए अर्पित ने कहा, मैंने शिवा से बात की है। शिव आज भी उनका इंतजार कर रहा है। क्या तुझे नहीं लगता? सबको नहीं, पर शिव को यह सच बता देना चाहिए। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं भाई से किया प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता और तू भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। एक बार वह ठीक हो जाए सबको सच पता चल जाएगा। अच्छा, तू कहाँ है इस वक्त? यह तो बता दे, अर्पित ने पूछा। सॉरी, नहीं बता सकता। अपनी बात बोलकर राहुल ने कॉल कट कर दिया और घर में अंडरग्राउंड बने फ्लोर पर गया। घर के उस हिस्से को राहुल ने बड़ी ही चालाकी से छुपाया हुआ था। राहुल उस रूम में गया जो एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम जैसा था। उस रूम में एक शख्स बेड पर अनकॉन्शियस सिचुएशन में लेटा हुआ था। वह शख्स मशीनों से घिरा हुआ था। राहुल ने उसे एक नज़र देखते हुए कहा, 20 साल बहुत होते हैं, अब तो उठ जाइए। आखिर कब तक आप ऐसे ही लेटे रहेंगे? जो आपके बारे में जानते हैं वह लोग और जो यह समझते हैं अब आप नहीं रहे,
वह सब भी आपके लौटने की उम्मीद लिए बैठे हैं। शिव आज भी आपका इंतजार कर रहा है और विहान कम से कम उसके लिए तो उठिए। वह आपके गाइडेंस के बिना कैसे सामना करेगा रुद्राज का। राहुल, जिसे यह तक नहीं पता था वह जो बोल रहा है वह उसे सुन भी पा रहा है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना राहुल उस शख्स से बातें किए जा रहा था। जब श्रेया गुम हुई तो राहुल को उसे ढूंढने के लिए बाहर आना पड़ा। वह जो 2 सालों से स्वाति श्रेया के साथ एक हिडन लाइफ जी रहा था, सबसे छुपकर इस तरह उसके बाहर आकर श्रेया की इन्वेस्टिगेशन करने से रुद्राज के आदमियों को राहुल के बारे में पता चल गया। जब राहुल को यह पता चला रुद्राज को उसके ठिकाने का पता चल गया है तो उसे फिर से सबकी नज़रों से गायब होने का प्लान बनाया, पर इस बार उसने स्वाति को खुद से दूर एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए छोड़ दिया। वह जानता था स्वाति उसके साथ रहेगी तो उसकी भी जान को खतरा रहेगा। राहुल ने जानबूझकर स्वाति को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर किया ताकि स्वाति उससे नफरत करने लगे और आसानी से उससे दूर हो जाए। सब राहुल के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, पर राहुल ने स्वाति को अकेला नहीं छोड़ा। उसके आदमी हमेशा स्वाति को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास ही रहते थे। राहुल ने 20 सालों में ना जाने कितने ही जगह बदली थी कियान को सेफ रखने के लिए। उसे जब भी पता चलता रुद्राज के आदमी उस तक पहुंचने वाले हैं, वह तुरंत ही उस जगह को छोड़ देता। राहुल इस टाइम कियान के साथ श्रीलंका में पिछले 5 सालों से है। श्रीलंका जहां सिर्फ रुद्राज की चलती है, उसने कियान को सब जगह ढूंढा सिवाय अपनी लंका के। और राहुल कियान को देखते हुए एक बार फिर यादों की दुनिया में खो गया था। उसने कियान पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा, जो लोग सोचते हैं कि अब आप नहीं रहे, शायद वह जानते नहीं डेविल कभी नहीं मर सकते। कियान और रिहान सबकी नजरों में मर चुके थे। कियान तो फिर भी राहुल, अर्पित और रिहान की नजरों में जिंदा था, पर रिहान वह तो सभी की नजरों में मर चुका था। रुद्राज के किए उस एक वार ने सबकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। 2 लड़के सेम हाइट सेम पर्सनालिटी के थे। वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे पर अटैक करते हुए फाइट कर रहे थे। उनका चेहरा मास्क से ढका था, उनकी बस काली गहरी आंखें ही दिख रही थी। कुछ समय पहले मुंबई में झील को होश आया तो वह अचानक से उठकर बैठ गई और खुद को रोशनी में देखकर खुद से ही बोली, हे भगवान, क्या हम मर गए? क्या अब हम मरकर स्वर्ग में आ गए हैं? झील को ऐसे अचानक से होश में आते देख और उसे ऐसे बड़बड़ाते देखकर रचित ने खुद से कहा, क्या यह लड़की पागल हो गई है? झील की नज़र जब रचित पर गई तो उसने उसे देखकर कहा, क्या तुम यमराज हो? फिर मन ही मन खुद से बोली, हाय इतना हैंडसम यमराज, ओह हेलो, या बोल तुम क्या रही हो? मैं तुम्हें यमराज लग रहा हूँ? स्टूपिड गर्ल, आई एम अ हार्ट सर्जन। ओ डॉक्टर हो, इसका मतलब हम जिंदा हैं, मरे नहीं? झील ने एक्साइटेड होते हुए कहा। डॉक्टर नहीं सर्जन, रचित ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, एक ही बात है, लगता है इसके दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो गया है, रचित ने धीरे से कहा। तभी झरना वहां आई। झरना के रास्ते में रचित खड़ा था तो उसने रचित को धक्का देते हुए झील के पास गई और उसे गले से लगा लिया। झरना से धक्का लगने पर रचित के कदम लड़खड़ा गए, पर वह गिरा नहीं। यह दोनों बहनें पागल हैं, इतनी जोर से कौन धक्का मारता है? रचित ने मन ही मन कहा और दोनों को घूरकर देखते हुए चला गया। तुम ठीक तो हो ना? झरना ने पूछा। हम ठीक हैं, पहले यह बताओ हम तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? झील के पूछने पर झरना ने उससे पिछले 1 महीने से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी, पर झील की सोच की सुई इस बात पर अटक गई कि उसे एक जीजाजी मिल गए हैं। उसने झरना को छेड़ते हुए कहा, तो तुम्हारा हीरो मिल ही गया तुम्हें। इधर रूहान ऋचा के पीछे पीछे तो आया, पर उसे ऋचा कहीं नहीं दिखी। रूहान अपने रूम में चला गया। झील को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसे थोड़ी कमजोरी थी। कुछ देर बाद वह सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक अजीब सी शांति डाइनिंग टेबल पर पसरी हुई थी। झरना ने झील के बारे में सबको बता दिया था। झील अपने सामने बैठे 3 हैंडसम लड़कों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उन तीनों में से झरना का हीरो कौन है, तो उसने टेबल के नीचे से झरना के पैर पर मारा, पर गलती से उसका पैर रूहान के पैरों से टकरा गया। रूहान कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आया या अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। रूहान ने कुछ नहीं कहा और अपना पैर पीछे खींच लिया। जब झरना ने कोई रिएक्शन झील को नहीं दिया तो झील ने फिर से झरना के पैर पर मारा, पर इस बार उसने जोर से मारा, पर इस बार भी उसका हवा में छोड़ा हुआ तीर गलत निशाने पर लगा और उसका पैर रचित के पैरों पर जा लगा। रचित ने दर्द भरी आह ली। सब उसकी ओर देखने लगे।
रूहान समझ गया जो उसके साथ हुआ था वही अब रचित के साथ हुआ है। झील को भी अब समझ आ गया वह कितने देर से रॉन्ग नंबर डायल कर रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? क्यों? आंसू ने पूछा। आंटी, वह किसी ने बोलते हुए रचित रुक गया और सामने बैठी 3 लड़कियों को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया आखिर उन तीनों में से किसने उसे मारा। क्या हुआ, आगे भी बोलो, आंसू ने फिर पूछा। आंटी, वह किसी ने बोलते हुए रचित रुक गया और सामने कुछ नहीं आंटी, एक चूहिया ने पैर में काट लिया, रचित ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नजर झील पर टिकी थी, उसके एक्सप्रेशन अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। होटल में विवान फ्रेश हो गया था। वह अपने रूम की बालकनी में खड़ा मुंबई शहर को देख रहा था। उसकी बालकनी से बीच का नजारा भी दिख रहा था। विवान पहली बार मुंबई में आया था पर उसे यहाँ अपनेपन का एहसास हो रहा था। ठीक उसी समय कोबरा उसके रूम में आया। विवान ने कोबरा को देखा और उससे कहा, आज भर का टाइम है तुम्हारे पास, मुझे विहान ओबराय की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोबरा हाँ में सिर हिलाकर चला गया। कोबरा के जाने के बाद गौतम उसके रूम में आया। गौतम बेड पर बैठते हुए बोला, यार अब हम आए ही हैं तो क्यों ना हमें भी घूमने जाना चाहिए। सुना है वहाँ के नज़ारे बड़े ही हसीन होते हैं, आंखों को सुकून मिलता है वहाँ जाकर। गौतम की बात पर विवान उसे ठंडी नजरों से देखने लगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे पर सांझ से तो मिल सकते हैं ना? गौतम ने पूछा। उसे पता भी ना चले कि हम यहाँ हैं, विवान ने कहा। कैसा पत्थर दिल इंसान है तू, तेरा एक बार भी यहाँ आने के बाद उससे मिलने का मन नहीं किया? नहीं, मिल गया। जवाब, अपनी बकवास बंद कर और जिस काम के लिए आया है उस पर फोकस कर, विवान ने कहा और वॉशरूम चला गया। विला में झील एक तितली की तरह कॉरिडोर में मंडराते हुए जा रही थी। झील को ऐसे बच्चों की तरह लापरवाही से चलते देखकर रचित ने कहा, पक्का इसी ने सुबह मुझे मारा होगा। झील अपना रास्ता रोक कर सामने खड़े रचित को देखकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे गलती करने पर एक बच्चा अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। सुबह तुमने ही मारा था ना मुझे? रचित ने पूछा। हमने नहीं, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हम चींटी नहीं मार सकते, इतने बड़े हाथी को कैसे मार सकते हैं? झील ने कहा और धीरे से मुस्कुराते हुए रचित को टुकुर टुकुर देखने लगी। रचित को पहले झील की बातें समझ नहीं आई पर अगले पल झील की बातें समझते हुए उसने झील को घूरते हुए कहा, यूं तुमने मुझे हाथी कहा? जब रचित ने यह कहा तब तक झील उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, इसने मुझे हाथी कहा, रचित गुस्से से बोलते हुए आगे बढ़ गया। इधर झील ने अपने रूम में आते ही रूम को अंदर से लॉक कर लिया और हाथ में पकड़े रचित के वॉलेट को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी झरना, तुमने कहा था यहाँ चोरी नहीं करनी पर हम क्या करें। उस पागल हाथी की जेब इतनी मोटी थी कि हमारा हाथ हमारी कंट्रोल में नहीं रहा और फिसल गया। बोलते हुए झील रचित का वॉलेट खोलकर चेक करने लगी। वॉलेट में एक पैसा भी नहीं था, सारे कार्ड थे। देखकर झील ने कहा, अमीर लोगों के नखरे साला, एक पैसा भी कैश नहीं, क्या करेंगे हम इस वॉलेट का? बोलते हुए झील ने रचित का वॉलेट बेड पर फेंक दिया। रचित की एक फोटो वॉलेट से निकल गई। झील ने उसकी फोटो उठाकर उसे देखते हुए मुंह बनाकर बोली, देखने में ठीक ठाक लग रहे हो पर यह मुंह बनाकर सर पर 2 सींग लगाकर क्यों घूमते रहते हो? श्रीलंका में राहुल किसी से फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ से फोन सुन रहे शख्स ने कहा, सर आप अब आ सकते हैं, मैंने यहाँ सारा इंतजाम कर दिया है, हमें वह डॉक्टर भी मिल गया है जिसे हम ढूंढ रहे थे। राहुल ने उस शख्स की बातों पर कहा, किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, किसी को भी नहीं हुआ। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, सर आपकी आईडी तैयार है, आपको सभी जगह अपनी वही आईडी दिखानी है। मैं जानता हूँ, राहुल ने कहा, तो फिर आप नेक्स्ट फ्लाइट से ही दिल्ली आ जाइए। नो, मैं फ्लाइट से नहीं अपने चॉपर से आऊँगा और इस बात का ध्यान रखना चॉपर हॉस्पिटल के टेरेस पर लैंड होगा, राहुल ने कहा। ओके सर। राहुल ने कॉल कट कर दिया और अपने फोन में आईडी को देखने लगा। अभिराज राणा और अरुंजय राणा बोलते हुए राहुल धीरे से मुस्कुराया। मुंबई में सांझ घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी।
तो उसने कॉलेज जाने के बारे में सोचते हुए वह तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद जब सांझ रेडी होकर नीचे आई तो उसे बाहर जाते देखकर अंशिका ने कहा, तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ यह गार्ड भी जाएंगे। पर मम्मा, कॉलेज में कौन अपने साथ गार्ड लेकर जाता है। जब सांझ ने यह कहा तो अंशिका को सुहानी की याद आ गई। वह भी तो इसी तरह अपने गार्ड से परेशान रहती थी। अंशिका को अचानक मुस्कुराते देखकर सांझ ने पूछा, मम्मा क्या हुआ, आप ऐसे स्माइल क्यों कर रही हैं। अभी तो आप मुझे डांट रही थी क्योंकि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई। वह भी तुम्हारी तरह ऐसे ही चलती थी। अंशिका ने कहा, क्या अब मैं जाऊं। सांझ ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, हाँ जाओ, पर अकेले नहीं। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। थक हार कर सांझ को अंशिका की बात माननी ही पड़ी और 2 पुलिस वाले उसके साथ चले गए। दिन का अंत हुआ और रात गहराने लगी। जो काम कोबरा को विवान ने दिया था उसे करने में कोबरा को काफी परेशानी हुई। उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी वह विहान के बारे में कुछ ही नहीं जानकारी इकट्ठी कर पाया। उसकी कुछ तस्वीरों के अलावा कोबरा को कोई और जानकारी नहीं मिली थी। विवान ने एक तस्वीर उठाकर उसे देखते हुए कहा, तो तू है विवान ओबराय। जिस तस्वीर को विवान विहान की तस्वीर समझ रहा था, दरअसल वह रूहान आइडेंटिटी चेंज करने की वजह से ज्यादातर लोग अब भी रूहान को ही विहान समझ रहे थे। विला में चल झील, हाथी का वैलेट उसे जल्दी से वापस कर दे, इससे पहले कि यह शोर मचाकर सबको बता दे उसका वैलेट हमने चोरी किया है। बोलते हुए झील रचित के रूम में आ गई। कमरे में कोई नहीं था। यह देखकर झील ने सांस ली। बेड साइड टेबल पर वैलेट रख कर जाने के लिए पीछे पलटी कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रचित रूम का डोर क्लोज कर उससे टिककर खड़ा था। वह झील को अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तुम यहाँ कब आए। तभी जब तुम मेरा वैलेट रख रही थी। तुमने मेरा वैलेट चोरी किया है। बोलते हुए रचित आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर पीछे होने लगी। तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम क्यों तुम्हारा वैलेट चोरी करेंगे। झूठ मत बोलो। मुझे रूहान ने सब बता दिया है। तुम चोर हो ना। इस रूहान को हम छोड़ेंगे नहीं। पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट कर बताएंगे क्या हम चोर हैं। झील ने मन ही मन खुद से कहा। रचित अब उसके करीब आ गया था। पहले तो तुम दूर रहो हमसे, और यह टैलेंट है हमारा, चोर नहीं है हम। इसे तुम टैलेंट कहती हो। अगर यह टैलेंट है तो इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी कॉन्टेक्ट को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। बोलते हुए रचित एग्रेसिव हो गया और झील पर झुक गया। रचित के ऐसे अपने ऊपर झुकने से झील पीछे की तरफ झुकने लगी, पर उसकी कमर में कहाँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वह झुकने के बाद सीधी खड़ी रह पाती। ज्यादा झुकने की वजह से झील का बैलेंस बिगड़ गया। वह पीछे बेड पर गिरने लगी। तभी उसने अपने सामने खड़े 6 फुट 2 इंच हाइट वाले इंसान के शर्ट की कॉलर पकड़ ली। झील का उसे ऐसे बिना वार्निंग दिए पकड़ना, वह खुद को संभाल नहीं पाया और झील के साथ बेड पर गिर गया। गिरने के बाद दोनों को ही जोर का झटका प्यार से लगा। अनकंडीशनली रचित के होंठ झील के होंठों पर स्टेबल हो गए। पहली बार वह किसी लड़की के होंठों की शौक करने को फील कर रहा था। उस पल में कुछ ऐसा था कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह झील को किस करने लगा। जैसे ही झील को यह फील हुआ रचित उसे किस कर रहा है, उसने रचित को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्या यह हाथी सच में पागल हो गया है या हमें किस क्यों कर रहा है। झील उससे लड़ रही थी, पर रचित के शरीर से उसका नाजुक शरीर कहाँ जीतने वाला था। जब स्ट्रगल करके थक गई तो उसने रचित के होंठ पर काट लिया। दर्द भरी सिसकियां लेते हुए रचित ने उसके होंठों को फ्री किया। थोड़ा ऊपर उठकर उसने झील का चेहरा देखा। वह गुस्से से उसे घूर रही थी। इतनी जोर से कौन काटता है बेशरम आदमी। तुमने हमारी पहली किस चोरी कर ली। खुद को डॉक्टर कहते हो। वहशी दरिंदे। झील के मुंह से अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर रचित का सर चकराने लगा था। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। पहले मुझे खुद अपने ऊपर गिराया, मुझे इनवाइट किया, और अब क्या। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम क्या कहेंगे उसे जो हमारा सदियों से इंतजार कर रहा है। बोलते हुए झील रोने लगी। कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा। रचित ने पूछा।
हमारा ड्रीम बॉय। अब हम क्या कहेंगे उनसे, हमारे या लिप्स अब वर्जिन नहीं रहे। तो जस्ट शट अप, बंद करो अपनी या नौटंकी, कितनी ओवर एक्टिंग करती हो तुम। रचित की बातें झील को और गुस्सा दिला रही थी, तो उसने गुस्से में रचित को पलट कर खुद उसके ऊपर आ गई। तुमने हमें नौटंकी कहा, पागल हाथी, तुम खुद को समझते क्या हो। बोलते हुए झील गुस्से से उसे घूरने लगी। रचित उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा और उसे परेशान करते हुए बोला, हाँ कहा तुम्हें मैंने नौटंकी, तो अब क्या करोगी तुम, बदला लोगी। हाँ, हम जो आपने हमारे साथ किया वही हम आपके साथ करेंगे। झील की बातें रचित को कुछ समझ नहीं आई, तो उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। पर तभी झील ने रचित के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगी। झील के इस एक्शन से पहले तो रचित हैरान हो गया, फिर अगले ही पल वह भी उस किस में इन्वॉल्व हो गया। रचित के हाथ झील की कमर पर बंध गए। जैसे ही झील ने यह फील किया, वह तुरंत उससे दूर हो गई और अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, अब आपके लिप्स भी वर्जिन नहीं रहे। ले लिया हमने अपना बदला, अब दूर रहना हमसे। अपनी बात खत्म करते हुए झील रचित के ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। रचित वैसे ही लेटा रहा और अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर बोला, अगर तुम ऐसे ही बदला लेने वाली हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह गलती मैं बार बार करने वाला हूँ। रचित की बात सुनकर झील ने एक पिलो उठाकर उसे मारा। रचित ने पिलो कैच कर लिया। झील ने 2-4 बार और उसे मारा, पर हर बार रचित झील के वार से बचता रहा। गुस्से में झील पैर पटककर उसके रूम से निकली। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, सामने ऋचा खड़ी थी। ऋचा ने झील को हैरानी से देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे। तुम भाई के रूम में क्या कर रही हो, ऋचा ने पूछा। यह बात तुम अपने ठरकी भाई से पूछो। झील अपनी बात बोलकर चली गई। ऋचा की आवाज सुनकर रचित भी खड़ा हो गया और अपना सर ठीक करने लगा। ऋचा ने अंदर जाकर देखा, रचित के बाल भी बिखरे हुए थे। भाई, या आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, और झील ने आपको ठरकी क्यों कहा, आप दोनों कर क्या रहे थे, रचित ने कहा। पागल है वह, ज्यादा ध्यान मत दो उसकी बातों पर। बोलते हुए रचित भी अपने रूम से निकल गया। ऋचा वहीं खड़ी सोचने लगी, इस हीरो ने हमारी झील को बचाया है, एक थैंक्स तो बनता है कहना। बोलते हुए झरना विहान के रूम में आ गई। रूम के कोने कोने में आंखें घुमाते हुए फाइनली झरना को उसका हीरो दिख गया। विहान, कियान और सुहानी की तस्वीर के सामने खड़ा था। झरना विहान के रूम में पहले भी आ चुकी थी, पर उसे परेशान करने में उसका ध्यान कभी इस तस्वीर पर गया ही नहीं। आज जब उसने विहान को तस्वीर के सामने खड़े देखा, तो उसका ध्यान भी उस पर गया। झरना ने कियान और सुहानी को देखते हुए कहा, कौन है यह दोनों, साला कोई इतना अच्छा कैसे दिख सकता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तारीफ करें किसकी, इनकी या फिर इनकी। भगवान जी ने फुर्सत में दोनों को बनाया है, एकदम मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं दोनों। झरना बोले जा रही थी और विहान उसे देख रहा था। यह हमारे पेरेंट्स हैं, विहान वापस से अपनी नजर तस्वीर पर डालते हुए कहा। सच्ची, या तुम्हारे पेरेंट्स हैं, झरना ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, वैसे तुम्हें देखकर हम समझ गए थे, जिस पेड़ के तुम फल हो वह पेड़ भी कितना हैंडसम होगा। आज देखो, जैसा हमने सोचा था वैसा ही निकला। तुम्हारे पापा तो जहर लगते हैं, इनके आगे पीछे कितनी ही लड़कियां पागल होंगी ना। विहान अपने सामने खड़ी उस लड़की को हैरानी से देख रहा था, जो उसके डैड पर भी लट्टू हो गई थी। वह मेरे पापा हैं, विहान ने दांत पीसते हुए कहा। तो हमने कब कहा हमारे पापा हैं, झरना ने कहा और विहान को देखने लगी। विहान उसे घूर रहा था। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, हम तो बस तारीफ कर रहे थे। उनकी तारीफ कर रही थी या लाइन मार रही थी। मानते हैं कि तुम्हें थोड़ी जलन हो रही है, भले ही तुम अपने पापा जितने हैंडसम नहीं हो, पर इसका मतलब यह थोड़ी ना है हम तुम्हें छोड़कर अपने ससुर जी को लाइन मारेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने, ससुर जी, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, विहान ने कहा। मैं एक चोरनी से शादी नहीं करने वाला, विहान बोलते हुए जाने लगा। झरना ने विहान का हाथ पकड़ उसे रोका, फिर उसके चेस्ट पर दोनों हाथ रख उसे धक्का देते हुए दीवार से सटा दिया और अपने एक हाथ की उंगली को विहान के चेहरे पर घुमाते हुए कहा, दिल हमारा चुरा लिया आपने और चोर हमें कह रहे हो। विहान ने झरना के हाथ को हटाते हुए कहा, तुम्हारा दिल दिल नहीं धर्मशाला है ना, जाने वहां कितने ही लड़के बसते हैं। विहान झरना को खुद से दूर कर जाने लगा, तो झरना ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। खुद उसके ऊपर आकर उसके सीने पर एक हाथ रख सेडेक्टिव वॉइस में कहा, तो तुम चाहते हो यह धर्मशाला एक रूम में बदल जाए, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास हो। बोलते हुए झरना ने विहान के गाल पर अपने होंठ रख दिए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, और यह तुम क्या कर रही हो, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही हो।
साला करते तो हैं इतनी कोशिश पर तुम होते कहाँ हो सीढ़ियों। झरना बोलते हुए विहान की आंखों में देखने लगी जहाँ कोई भाव नहीं थे। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इतनी हॉट लड़की तुम्हारे ऊपर, फिर भी तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। झरना की उंगलियां अब विहान के होंठों को सहला रही थी। विहान ने झरना का हाथ पकड़ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डोंट चैलेंज माई सेल्फ कंट्रोल। ओ सेल्फ कंट्रोल, तो देखते हैं आज यह सेल्फ कंट्रोल कितना काम करता है। अपनी बात खत्म करते ही झरना ने विहान के निचले होंठों पर बाइट किया। बहुत पछताएंगी बाद में, विहान ने कहा। तुम पछताने का मौका तो दो हमें। अपनी बात खत्म कर झरना विहान के नेक और चेस्ट पर किस करने लगी। विहान ने इस बार झरना को रोका नहीं, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 15 से 20 मिनट तक झरना विहान को नेक और चेस्ट पर किस करती रही, पर जब विहान ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो झरना ने उठकर विहान को देखा। विहान की आंखें बंद थी। क्या यह सो चुके हैं? हे भगवान, यह सो कैसे सकते हैं? इनकी जगह कोई और होता तो हम पर टूट पड़ता, पर यह क्या कहूँ यार, पूरा मूड खराब कर दिया, झरना ने झुंझलाते हुए कहा और विहान के सीने पर ही सर रखकर सो गई। झरना के सोते ही विहान ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। बेवकूफ लड़की, विहान ने धीरे से कहा और आंखें बंद कर वापस से सो गया। राहुल कियान को लेकर दिल्ली आ गया था, एक नई पहचान के साथ, अभिराज और रंजय राणा बनकर। अभिराज और अरंजय राणा यह दोनों जयपुर की एक रॉयल फैमिली के दो बड़े बेटे थे। इनके पिता कियान के पिता कायरो ओबराय के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनकी सालों बाद दोबारा मुलाकात तब हुई थी जब कायरो ओबराय का निधन हुआ था। इसी दौरान संजय राणा अपने दोनों बेटे अभिराज और अरंजय के साथ मुंबई आए थे और तभी कियान की मुलाकात अभिराज और अरंजय से हुई थी। इनकी एक बेटी भी थी। इनकी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को रियासत से निकाल दिया था। दोनों ही भाई अपनी रियासत को अच्छे से संभालते थे। इनके रियासत में भी ऐसे लोग थे जो इनसे इनका सब कुछ छीनना चाहते थे, पर दोनों भाई मिलकर अच्छे से अपनी रियासत और अपने दुश्मनों को हैंडल करते थे। ओबराय फैमिली के साथ सालों पहले जो भी हुआ इसकी खबर उन्हें भी थी। जब सब तरफ से रास्ते बंद नजर आए तो राहुल को अभिराज का ख्याल आया और उसने अभिराज से हेल्प लेने का सोचा। अभिराज तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो गया और अपनी और अपने भाई की पहचान कियान और राहुल को दे दी। रॉयल फैमिली से होने से उनकी दिल्ली में काफी अच्छी जान पहचान थी। राहुल को राणा फैमिली का पूरा सपोर्ट था तो वह कियान को लेकर बिना किसी झिझक के दिल्ली आ गया। हालांकि कियान का नाम सामने आता तो कभी उन्हें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, पर कियान का नाम सामने आते ही सबको खबर लग जाती कि वह जिंदा है। तब खतरा और बढ़ जाता। राहुल कियान के होश में आने से पहले कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने आज तक सब कुछ छुपाए रखा और इसीलिए राहुल को रॉयल फैमिली से हेल्प लेनी पड़ी। उस सर्जन की भी आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गई जो कियान का ट्रीटमेंट करने वाला था। कियान को एडमिट करने के बाद राहुल ने तुरंत एक नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही राहुल ने कहा, थैंक यू सो मच संजय, आपने बहुत हेल्प की है यार। अरंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। और अब हमें जल्दी से बताओ क्या वह ठीक है? हाँ अभी ठीक है, वह बस एक बार उन्हें होश आ जाए, देखना वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और अरंजय ने जवाब देते हुए कहा, हम और भाई जल्दी ही दिल्ली आने वाले हैं उनसे मिलने। आपके आने के बाद किसी को सच। राहुल की बात को बीच में ही काटते हुए अरंजय ने कहा, आप फिक्र ना करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, भाई ने सारे इंतजाम कर दिए हैं। ओके। राहुल ने बात खत्म कर कॉल कट किया और कियान को एक नज़र देखकर बाहर चला गया। मुंबई में उसकी आंखें बंद थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर पर चींटियां चल रही हो। नींद से भरी पलकों को मुश्किल से वह थोड़ा ही खोल पाई और अपनी बोझल आंखों से देखा, दो काली गहरी आंखें उसे देख रही थी, मानो उसके उठने का ही वेट कर रही हो। उसने उनको देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और नजरें झुकाते हुए अपनी कमर को देखने लगी। विहान के हाथों को अपने कमर को सहलाते देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। यह क्या कर रहे हो तुम? झरना ने विहान की आंखों में देखते हुए कहा। वही जो कल तुम मेरे साथ कर रही थी, विहान ने जवाब देते हुए कहा। झरना विहान के ऊपर चढ़ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कल तो तुम ब्रह्मचारी बने हुए थे और आज इमरान हाशमी बन रहे हो, कितने शेड हैं तुम्हारे। विहान झरना को पलटकर उसके ऊपर आ गया, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को साइड करते हुए कहा,
तुम पता करो मेरे कितने रूप हैं। झरना विहान के ऐसे रिएक्शन से खुश थी, उसने अपने दोनों हाथ विहान के गर्दन में लपेटते हुए अपनी आईब्रो ऊपर उचकाई। विहान उसका इरादा समझ गया था। विहान ने एक हाथ से झरना के चिन्ह को पकड़ा और थोड़ा ऊपर करके बोला, आज के बाद अगर किसी और की तरफ देखा या तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ सुनी तो जान ले लूंगा तुम्हारी। विहान की बातों पर झरना स्माइल करने लगी और स्माइल करते हुए मन ही मन खुद से बोली, चलो देर से ही सही, हमारे प्लान ने काम तो किया। यह खड़ूस हमें पसंद करने लगा है, हमें पता तो चला। झरना विहान को देखते हुए अपनी सोच की दुनिया में खोई हुई थी। विहान ने जब झुककर झरना के होठों पर अपने होठ रख दिए तो झरना अपने सेंस में आई। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, उसकी आंखों में हंसी की झलक दिख रही थी। विहान की गर्दन पर लिपटे उसके हाथ अब विहान के बालों से खेलने लगे थे। एक लॉन्ग क्रेजी पैशनेट किस के बाद विहान ने झरना के होठों को फ्री किया। हाथों पर पूरे बॉडी पर वेट देते हुए विहान थोड़ा ऊपर उठा। उसके एब्स और मसल्स के कट इस पोजीशन में होने से अच्छे से शो हो रहे थे। विहान की तेज झरना के चेहरे पर पड़ रही थी। झरना की भी धड़कनें और सांसें तेज थी। एक मोस्ट सेटिस्फाइंग किस के बाद दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो अगर अभी उनके पास लाइसेंस होता तो वह आगे बढ़कर अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर देते। दूसरी तरफ आज विवान रूहान पर अटैक करने वाला था। उसे विहान समझकर विवान अपने गन को लोड कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। प्राइवेट नंबर देखकर विवान ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। उस आवाज को पहचानते ही विवान ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही कनिष्का ने अपना फोन दीवार पर फेंक मारा। यू आर इग्नोरिंग मैं नो विवान नो, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल किया और तुमने बिना मुझसे हेलो कहे कॉल कट कर दिया। बोलते हुए कनिष्का की सांसें तेज हो गई थी क्योंकि वह बहुत गुस्से में बोल रही थी। इधर विवान ने कॉल कट करने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बंद आंखों से सांझ का चेहरा दिख रहा था। विवान का भी बहुत मन किया कि वह सांझ से मिले, पर वह जानता था उसकी और सांझ की दुनिया बहुत अलग है और यही बात बार बार विवान को सांझ के करीब जाने से रोक रही थी। विवान आंखें बंद किए यही सब सोच रहा था कि उसका फोन एक बार फिर से रिंग हुआ, पर इस बार कॉल जोरावर की थी। तो विवान ने कॉल रिसीव करते ही नॉर्मल फोन में हेलो कहा। दूसरी तरफ से जोरावर ने कुछ कहा और विवान ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। झरना झील के रूम में बैठी उससे बातें कर रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे वह किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रही थी। तभी ऋचा ने रूम में अंदर आते हुए कहा, मेरे साथ कोई शॉपिंग पर चलेगा? ऋचा की बात सुनकर दोनों चुप हो गई। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अचानक से बदल गए। झरना ने स्माइल करते हुए कहा, शॉपिंग के लिए भी कोई मना करता है क्या? हम भी चलेंगे। झील ने कहा, ठीक है तो मुझे 10 मिनट में नीचे मिलो तुम दोनों, ऋचा ने कहा और तैयार होने चली गई। ऋचा रूहान से उस दिन से ही नाराज थी जब उसने झील को रूहान की बाहों में देखा था। एक तो पहले से ही दोनों फॉर्मली बात कर रहे थे, उस दिन के बाद से वह फॉर्मेलिटी भी खत्म हो गई थी। झरना रेडी होकर विहान के रूम में आई। विहान भी ऑफिस जाने के लिए रेडी था। आज वह ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया था। झरना ने जाते ही विहान से बिना कुछ कहे उसकी जेब में हाथ डालकर उसका वॉलेट निकाल लिया। झरना वॉलेट से पैसा निकाल कर गिनने लगी। कुछ पैसे अपने पास रखकर बचे पैसे वॉलेट में डालकर विहान को उसका वॉलेट पकड़ा दिया। विहान सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी बहना को शॉपिंग के लिए जाना है, हमें साथ चलने के लिए कहा है। फिर मुंह बनाकर अपनी टोन चेंज करते हुए आगे बोली, हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर किसी और की जेब काटकर शॉपिंग करते तो तुम्हें बुरा लगता, इसलिए तुमसे ले लिए। जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? माल का मालिक हमारा रिश्तेदार है। सच में? हाँ, जहाँ तुम सब शॉपिंग के लिए जा रही हो वह हमारा मॉल है, विहान ने कहा। फिर तो हम कितनी भी शॉपिंग कर सकते हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम पूरा मॉल ही उठा लाए तो? नहीं, सच्ची बोलते हुए एक्साइटमेंट में झरना ने विहान के गले पर एक किस चिपका दी। कुछ समय बाद वह सभी मॉल की पार्किंग में थे। कार से निकलकर वह तीनों लिफ्ट के पास खड़ी थी, लिफ्ट के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई तीनों अंदर गई। झरना को कुछ याद आया और तुरंत लिफ्ट से बाहर आते हुए बोली, हम अपना फोन कार में भूल आए हैं, हम अभी आते हैं, तुम दोनों जाओ। लिफ्ट बंद हुई तो ऋचा और झील चले गए।
झरना कार के पास गई और डोर ओपन कर अपना फोन निकाल लिया। लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। झरना का ध्यान अपने फोन में था, तभी उसके सामने से क्रॉस कर रहे एक शख्स से वह टकरा गई। दोनों के टकराते ही झरना का फोन उसके हाथ से छूट गया। झरना नीचे झुककर अपने फोन को उठाते हुए बोली, दिखाई नहीं देता, तुम्हें अंधे हो क्या? बोलते हुए झरना उस शख्स की तरफ देखने लगी। हीरो, तुम तो ऑफिस जा रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने झरना को अजीब नजरों से उसे देखा, मानो वह कोई पागल हो। वह शख्स सॉरी बोलकर आगे बढ़ने लगा। तभी झरना ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो और यह तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? बोलते हुए झरना उसके कपड़ों को देखने लगी। वह शख्स झरना के ऐसे बोलने पर उसे घूरने लगा। उसकी घूरती आंखों को देखकर झरना ने कहा, इन कपड़ों में तुम ज्यादा अच्छे लग रहे हो, हम तो बस इसलिए बोल रहे थे, तुम्हें पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा है। झरना की बातें अब उस शख्स को इरिटेट कर रही थी, तो उसने गुस्से में कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? फिर क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो? क्या कहा, नहीं जानते? बेशरम आदमी, सुबह किस किया और अभी भूल गए? वाट? उस शख्स ने चौंकते हुए कहा। झरना आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। झील की कॉल देखकर झरना ने कॉल रिसीव कर उससे बात करने लगी। झरना ने कॉल कट होने के बाद सामने देखा तो वह शख्स उसके सामने से गायब था। या सच में यहाँ थे, या हमारा वहम था? कहीं ऐसा तो नहीं या हमें अपने डिफरेंटशिएट कर रहे हों हमें इम्प्रेस करने के लिए? पर हम तो पहले से ही इम्प्रेस हैं इनसे, झरना ने खुद से कहा और इधर उधर देखते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। दिल्ली में हमने आपको उनकी जिम्मेदारी बहुत भरोसे के साथ सौंपी थी, आप उसे किसी और हॉस्पिटल में कैसे जाने दे सकते हैं? कियारा मल्होत्रा ने रामास्वामी को डांटते हुए कहा। नको मैडम, मैं उसको नहीं भेजा, वह तो मेरी एब्सेंस में चला गया। और मैडम, वह कोई ऐसे वैसे हॉस्पिटल नहीं गया, वह एम्स में गया है। आप टेंशन ना करिए मैडम, वह मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बोलेगा, वह राधिका का ध्यान अच्छे से रखेगा, रामास्वामी ने कियारा को समझाते हुए कहा। देखिए मिस्टर रामा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसका अच्छे से ध्यान रखें। वह तो मैं रखेगा मैडम, पर हमको एक बात समझ नहीं आता, आपके लिए वह पुअर लेडी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कभी कभी जिंदगी में जो अपने नहीं करते वह पराये कर जाते हैं। राधिका ने तो मेरे लिए वह किया है जो कभी कोई अपना नहीं करता। समाज के ताने और अपनों के कड़वे बोल से हमें बचाया है उसने। जब तक हम वापस नहीं आ जाते, आप उनका ख्याल रखिए। ओके मैडम। कॉल कट होने के बाद रामास्वामी ने सोचते हुए खुद से कहा, जहां तक हमको पता है राधिका को कुछ याद नहीं, फिर राधिका ने मैडम की कैसे हेल्प किया? दूसरी तरफ स्वाति कॉल पर रूहान से बातें करते हुए लिफ्ट से बाहर आई और उसने फ्लैट की तरफ अपने कदम बढ़ाए। आप वापस कब आ रही हैं? रूहान ने कॉल पर बात करते हुए कहा। मुझे अभी वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार बच्चों के एग्जाम हो जाएं मैं तभी वापस आऊंगी, स्वाति ने कहा। क्या आपको अंकल के बारे में कुछ पता है? वह कहाँ होंगे इस टाइम? रूहान ने पूछा। रूहान, तुम अपने अंकल के बारे में मुझसे क्यों बात करते हो? अपनी बात खत्म करते ही स्वाति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। स्वाति ने देखा उसके फ्लैट का डोर अनलॉक है, चाबी तो उसकी मेरे पास है, फिर यह अनलॉक कैसे है? सोचते हुए स्वाति डोर ओपन कर अंदर आ गई। स्वाति ने अंदर आते ही देखा हॉल में कोई नहीं था। स्वाति ने आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से चाकू ले लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। बेडरूम में जाते ही उसे एक शख्स दिखा जिसकी पीठ स्वाति की तरफ थी। वह दीवार पर टंगी स्वाति की फैमिली फोटो को देख रहा था, जिसमें स्वाति, राहुल और श्रेया थे। स्वाति बिना कुछ कहे धीमे कदमों से उसके करीब गई। जैसे ही स्वाति ने उसके करीब पहुंचकर चाकू से उसके ऊपर वार किया, तभी वह शख्स स्वाति की तरफ पलटा। इससे पहले स्वाति हाथ में पकड़े चाकू को उस शख्स के सीने में डालती, उस शख्स ने स्वाति के हाथ को हवा में ही रोक दिया। उस शख्स को देखकर स्वाति की आंखें बड़ी हो गई। 17 साल बाद वह शख्स इस चेहरे को देख रही थी। आप? स्वाति ने हैरानी से अपने सामने खड़े राहुल को देखते हुए कहा। जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे मार ही डालो, राहुल ने स्वाति के हाथ से चाकू लेते हुए कहा। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ क्यों आए हैं? स्वाति ने गुस्से में कहा। पूछना तो मुझे भी तुमसे बहुत कुछ है, पर पहले तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ। मुझे तुम चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, राहुल ने स्वाति की कमर को अपने हाथों में भरते हुए कहा। दूर रहिए मुझसे, छोड़िए मुझे, स्वाति ने राहुल को खुद से दूर करते हुए कहा। राहुल ने स्वाति को पलटकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना फेस रखते हुए कहा, क्या तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर
मरना चाहते हैं, जो इस उम्र में तुमसे शादी करने के सपने देख रहे हैं, तुम पर लाइन मार रहे हैं। बोलते हुए राहुल ने स्वाति की कमर पर अपनी पकड़ को कस लिया। आपको कैसे पता यह सब? तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे पास रहता हूँ, मुझे नजर न लगे किसी की, इसलिए तुम पर नजर रखता हूँ। बोलते हुए राहुल ने स्वाति के गालों को अपने होठों से छू लिया। स्वाति ने राहुल के हाथ को झटका और उससे दूर होकर आंखों में आंसू लिए गुस्से में कहा, 17 साल पहले तो रिश्ता तोड़ दिए थे ना, आप फिर क्यों आए हैं? अब वापस क्या चाहिए अब आपको मुझसे? आंखों से आंसू बहकर स्वाति के गाल पर आ गए। मुझे तुम चाहिए। बोलते हुए राहुल स्वाति के पास आ गया। स्वाति ने अपने दोनों हाथ राहुल की चेस्ट पर रख उसे धक्का देते हुए कहा, समझते क्या हो आप खुद को? जब चाहा अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जब चाहा शामिल कर लिया। राहुल ने स्वाति के दोनों हाथ पकड़ उसकी कमर से लगाते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाला था, बस कुछ समय के लिए खुद से दूर किया था। राहुल ने स्वाति को छोड़ा और डाइवोर्स पेपर उसके सामने बेड पर फेंकते हुए कहा, मैंने आज तक इन पेपर पर साइन नहीं किए, तो तुम आज भी मेरी हो? स्वाति ने पेपर्स उठाकर देखा। उस पर सच में राहुल के साइन नहीं थे। स्वाति की आंखों से आंसू निकल कर पेपर्स पर गिरने लगे। फिर आप अपने वह सब? स्वाति को बीच में रोकते हुए राहुल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, वह मेरी मजबूरी थी, मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा, पर अब नहीं, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसी मजबूरी? स्वाति ने भीगी आंखों से राहुल को देखते हुए कहा, या मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बोलते हुए राहुल ने स्वाति के माथे पर अपने होंठ रख दिए। स्वाति ने अपनी आंखें बंद कर ली और राहुल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। 17 साल बाद वह राहुल के इतने करीब थी। राहुल ने भी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर बांध दिए। मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? स्वाति ने सिसकते हुए कहा, कभी नहीं। स्वाति उससे अलग हुई तो उसकी साड़ी का पल्लू उसके शर्ट के बटन में अटक गया और उसके सीने से पल्लू नीचे उतर गया। स्वाति ने अपना पल्लू खींचना चाहा तो राहुल ने उसके पल्लू को अपनी तरफ खींचा। उसके ऐसा करने से स्वाति राहुल की बाहों में आ गई। 17 साल की इस दूरी और तड़प को मैं आज खत्म करूंगा। बोलते हुए राहुल ने झुक कर स्वाति को अपनी बाहों में उठा लिया। उसे बेड पर रख कर खुद उसके ऊपर आ गया। राहुल ने जब अपनी शर्ट निकाली तो उसकी मस्कुलर चेस्ट देखकर स्वाति की आंखें बड़ी हो गई। वह पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। राहुल ने अपने होंठ स्वाति के कान के पास ले जाकर धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा, मुझे रोकना मत। अपनी बात खत्म करते ही वह उसे किस करने लगा। राहुल के प्यार करने के पैशन से उसकी तरफ देख रही थी, जिससे वह इतना प्यार करता था। उससे 17 साल तक दूर रहने के बाद इतना वाइल्ड होना उसका जायज था। मुंबई में वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली वह तीनों ही लड़कियां आज इंडियन ड्रेसेस देख रही थी। झील और ऋचा दोनों लॉन्ग गाउन टाइप फ्रॉक सूट देख रही थी। ऋचा ने ड्रेसेस देखते हुए ही झील से कहा, तुम रूहान को पसंद करती हो? झील ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या? या तुमसे किसने कहा? हम उन्हें पसंद करते हैं, किसी ने कहा नहीं है, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। ऋचा ने झील को समझाते हुए कहा, नहीं, हम तो उन्हें सही से जानते भी नहीं। झील बोलने के बाद वापस से अपनी ड्रेसेस देखने लगी तो वहीं झील की बात सुनकर ऋचा ने सुकून भरी सांस ली। जब से उसने झील को रूहान की बाहों में देखा था, उसे तब से ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। झरना दूसरी तरफ ड्रेस देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से ऋचा ने यह कहा कि विहान को इंडियन ड्रेस पसंद है, झरना तब से ही अपने लिए कुछ अच्छा सा इंडियन वेयर ढूंढ रही थी। उसकी नज़र एक वाइट कलर के लॉन्ग फ्रॉक सूट पर गई, जिसके ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ था। झरना को ड्रेस बहुत पसंद आई। झरना उस ड्रेस के पास गई। जैसे ही उसने छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी टाइम एक हाथ और आगे आया और दोनों ने उस ड्रेस को एक साथ अपने हाथों में लिया। हाथों से हटकर दोनों की नजरें एक दूसरे पर गई। देखने में दोनों ही भला की खूबसूरत थी। एक दूसरे को देखकर दोनों ही स्माइल करने लगी। एक सेल्स गर्ल ने उनके पास आकर कहा, मैम, अगर आप दोनों को यह ड्रेस पसंद है और आपको यह लेना है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। एक्चुअली यह अल्टर पीस है। इस ड्रेस के स्टॉक हमारे पास अभी नहीं। आधे घंटे बाद आपको यह ड्रेस सेम मिल जाएगी। ठीक है, हम वेट कर लेंगे, दोनों ने एक साथ कहा और फिर से एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। ओके मैम। सेल्स गर्ल के जाने के बाद झरना ने हाथ आगे करते हुए कहा, हाय, आई एम झरना। आई एम सांझ ने झरना से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। ऋचा और झील जब दोनों के पास आई तो दोनों को बातें करते देखकर दोनों ने एक साथ कहा, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। झरना ने दोनों को सारी बातें एक्सप्लेन की। फिर वह चारों एक साथ कैंटीन में चली गई। कॉफी की सिप लेते हुए वह चारों
एक दूसरे से बातें करने में लग गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था उनकी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले हुई। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था ना जाने दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं। दिल्ली में राधिका हाथ में ट्रे लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी कि तभी कुछ गार्ड्स जो वहां पहरा दे रहे थे उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे यह इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन थिएटर में रखने के लिए कहा गया। राधिका ने कहा। उसकी टोन बहुत सॉफ्ट थी। आप दूसरे रास्ते से जाइए, आप यहाँ से नहीं जा सकते। एक गार्ड ने कहा। ऑपरेशन थिएटर तो सामने। फिर मैं राधिका की बात को बीच में काटते हुए उस गार्ड ने कहा, यहाँ सिर्फ उन्हें आने की परमिशन है जिनके पास है। क्या आपके पास कोई है? तो फिर आप दूसरे रास्ते से जाइए, गार्ड ने कहा। तो राधिका उसकी बात मानकर वहां से चली गई। उसने जाते हुए पीछे पलटकर उस वीआईपी रूम को देखा जिसके कॉरिडोर में इतने सारे गार्ड तैनात थे। या अमीर लोग भी ना हर जगह अपने बॉडीगार्ड साथ ही लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ते। राधिका ने मन ही मन खुद से कहा। मुंबई में सांझ मॉल की पार्किंग में थी तो अपनी कार की तरफ जाते उसने कार की प्रेस करते हुए उसने अपनी कार को अनलॉक किया। शॉपिंग बैग्स कार की बैक सीट पर रखकर वह दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर जाकर जैसे ही बैठने को हुई तभी कुछ आवाजें सुनकर वह रुक गई। सांझ ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई। कुछ लोग पिलर के पीछे छुपे हुए थे जो सांझ को देख नहीं रहे थे। सांझ को जब कोई नहीं दिखा तो वह वापस से बैठने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर गन पॉइंट कर दी। जो रावत ने विवान को एक और काम सौंप दिया था, उसके पुराने साथी सिकंदर की गैंग को खत्म करने का। हालांकि सिकंदर अभी जेल में था पर उसके आदमी उसकी हुकूमत को बरकरार रखे हुए थे। सिकंदर का खास आदमी हरीश जो अब सिकंदर के सारे काम कर रहा था। जो रावत ने विवान से हरीश को खत्म कर उसके सारे आदमियों को मारने के लिए कहा था। हरीश ड्रग्स स्मगलिंग के साथ साथ लड़कियों की तस्करी भी करता था। वह लोग मॉल, पार्क, कॉलेज, सिनेमा हॉल ऐसी कई जगहों से लड़कियों को किडनैप कर दूसरे देश भेज देते थे। विवान को लीड मिली थी। आज हरीश अपने आदमियों के साथ मॉल में आने वाला है। विवान हरीश को मारने के लिए ही मॉल में आया था। वह काफी देर से गौतम के साथ ही हरीश का वेट कर रहा था। जब हरीश अपने आदमियों के साथ वहां आया तो उसके आते ही विवान ने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। विवान के उसके ऊपर अचानक हमला करने से वह सभी डर कर इधर उधर छुप गए थे। गोलियों की आवाज एकदम से आना बंद हो गई थी। तभी सांझ पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने आई। वह इस बात से अनजान थी कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठने को हुई तभी हरीश के एक आदमी ने उसके सर पर गन रख दी। उस आदमी के ऐसा करते ही सांझ डर गई। सांझ ने पलट कर देखा तो उसके ऊपर एक आदमी गन ताने खड़ा था। उस आदमी ने जोर से कहा, तुम लोग जो कोई भी हो सामने आओ वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। उस आदमी की आवाज सुनकर गौतम ने पिलर के पीछे छुपे हुए ही तेज आवाज से कहा, हम तेरी बात क्यों माने? वह लड़की क्या हमारी रिश्तेदार लगती है जिसे बचाने के लिए हम सामने आएंगे? सांझ इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसने तुरंत पहचान लिया यह गौतम की आवाज है। सांझ ने जोर से गौतम का नाम लिया। गौतम ने सांझ की आवाज पहचानते हुए खुद से कहा, यह तो सच में हमारी होने वाली रिश्तेदार निकली। बेचारा समूह बनाकर गौतम ने विवान की तरफ देखा। विवान आंखें बंद किए खड़ा था। उसने जैसे ही सांझ की आवाज सुनी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गन पर अपनी पकड़ को कस लिया। विवान ने अपनी आंखें खोली और गौतम को सामने आने का इशारा किया। गौतम उस आदमी के सामने आ गया। तेरे और आदमी कहाँ है? उस आदमी ने कहा। और हाँ, कहा मैं अकेला ही था, गौतम ने कहा। वह आदमी गौतम से बात करने में उलझ गया था। इधर विवान कार के पीछे छुपते हुए उस आदमी के पीछे आ गया। विवान ने हाथ में पकड़ी गन से फोर्स के साथ एक मुक्का उसके सर पर मारा। वह आदमी सांझ को छोड़कर वहीं बेहोश होकर गिर गया। सांझ ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे विवान खड़ा था। विवान को देखकर उसकी आंखों की चमक आ गई। सांझ जल्दी से विवान के गले से लग गई। तभी एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई। अरे यार, एक दूसरे को गले बाद में लगा लेना, पहले यहाँ से निकलो, गौतम ने कहा और पिलर के पीछे छुप गया। विवान ने एक गन सांझ के हाथ में देते हुए कहा, जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करे उसे शूट कर देना। विवान अपनी बात बोलकर दूसरी कार के पीछे छुप गया। सांझ ने गन को उलट पलट कर देखते हुए कहा, शूट तो मैं कर दूंगी, पहले यह बताओ यह चलती कैसे? सांझ की बात सुनकर विवान ने उसे अजीब नजरों से देखा। इसने तो कहा था इसे गन चलानी आती है। विवान ने खुद से कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर जो भी मैंने तुम्हें दिल्ली में कहा था वह सच था। मुझे गन चलानी आती, पर असली वाली नहीं, नकली वाली। मेरे मांगने पर पापा मुझे हर बार टॉय गन ही लाकर देते थे, इसलिए मुझे वह वाली ही चलानी आती है, यह वाली नहीं। सांझ ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब उस बेवकूफ लड़की को क्या कहे। विवान सांझ की बातों को इग्नोर कर उन आदमियों को शूट करने लगा। इस तरह लगातार हो रही फायरिंग
फायरिंग से सांझ डर गई थी। उसने अपने दोनों हाथ गन पर रख लिए। तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसके पास आ रहा है। सांझ ने तिरछी नजरों से देखा तो एक आदमी उसी के पास आ रहा था। उसे पकड़ने के लिए सांझ उस आदमी को अपने पास आते देखकर डर गई। वह उठी और विवान की तरफ भागने लगी। सांझ ने भागते हुए जोर से कहा, विवान। विवान कंटिन्यूअसली फायरिंग कर रहा था। सांझ की आवाज सुनकर वह उसकी तरफ मुड़ा। विवान ने देखा एक आदमी सांझ के पीछे आ रहा है। उसने उस आदमी पर निशाना लगाते हुए उसे शूट कर दिया। सांझ भागते हुए विवान के सीने से जा लगी। विवान ने दूसरे हाथ में भी गन लेते हुए दोनों हाथ से कियान की तरफ ही फायरिंग करने लगा। उसके दोनों हाथों के बीच खड़ी सांझ उसके सीने से लगी थी। गौतम ने जब यह नजारा देखा तो मन ही मन खुद से बोला, वाह क्या सीन है। मर्डर के मौसम में प्यार विवान को हो गया था। हरीश को उससे डर कर पीछे हटना पड़ा। उनके जाने के बाद विवान ने एक बार चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसे कोई नहीं दिखा। वह सब चले गए। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। विवान के यह कहने पर भी सांझ उससे दूर नहीं हुई। वह वैसे ही विवान के सीने से लगकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में भरे खड़ी थी। विवान ने गन को अपनी कमर में टांग कर सांझ को बाजू से पकड़ खुद से अलग किया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।